साहित्य संसार में आज मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ विदेशों में हिंदी भाषा को प्रसारित करने का काम कर रही हैं, बल्कि संचार माध्यमों एवं सोशल साइट्स पर भी शुद्ध हिंदी भाषा में अनुवाद कैसे हो, इसके लिए लगातार कार्यरत हैं। उनका नाम हिंदी के प्रारंभिक ब्लॉगरों में शुमार है। इसके साथ ही केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रभाषा उत्सव एवं राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान का बनेंगे साक्षी। सबसे पहले इनकी कलम से खंड में मिलते हैं महर्षि दयानंद और उनकी योगनिष्ठा शोध पुस्तक तथा मैं चल तो दूं कविता संग्रह के लेखिका एवं हिंदी के प्रारंभिक ब्लॉगरों में से एक कविता वाचक नवी से। जम्मू दा डोगरा छैल जवान चली जाना माहे उस डोगरे दे नाल। भले देश छूट गया हो, किंतु अपनी जमीन एवं लोक परंपराओं से कविता आज भी जुड़ी हुई है। इसी जुड़ाव ने उन्हें इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी भाषा में पुस्तक खोजने पर मजबूर किया। प्रारंभ में इंटरनेट पर हिंदी फॉन्ट की परेशानी ने उन्हें इसके लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हम जहाँ से जिस अंचल से आते हैं, छोटा सा कस्बाई माहौल, और वहाँ से एक आकाश खुलता था पति के साथ। विदेश में रहे, जब वापस आई तो क्योंकि तब तक लत लग चुकी थी कंप्यूटर पर काम करने की, तो मुझे लगा कि हम यहाँ मैं भी सर्च करूँ, उन चीज़ों को देखूँ। और हैदराबाद में मैं थी और इंटरनेट भी नहीं होता था, तो हमने वो लाइन, टेलीफोन की लाइन इधर से निकाली और इधर से लगाई, ये वाला कनेक्शन लिया और फिर चीज़ों को सर्च करना शुरू किया। क्योंकि नॉर्वे में लाइब्रेरी में जब मैं पुस्तकें उनसे कहती थी मंगवाइए, तो वो मुझे ऑनलाइन किताबें मंगवा कर देते थे, ऑर्डर करते। तो मैंने सोचा शायद मुझे मेरी वो लत कंटिन्यू रह सके कि मैं पढ़ूँ पुस्तकें। तो ऐसा हुआ नहीं। फिर हमने उन दिनों, ये वर्ष 2006 के आसपास की बात है, जब मैंने कंप्यूटर पर ये सोचा कि कैसे पढ़ना शुरू किया है। थोड़े फ़ॉन्ट्स दिखाई देने लगे, हिंदी दिखाई देने लगी, लेकिन यदि आपको सर्च करना है तो यदि फ़ॉन्ट नहीं है तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। एकाएक घूमते फिरते किसी पेज पर पहुँच जाऊँ तो बात अलग है। जब तक हम गूगल के इस ब्लॉगर पर आए, ब्लॉग पर, उससे पहले तो हम 4-5 जगह ब्लॉग्स पे आजमा चुके थे। तो मुझे मुख्यतः यही था कि हिंदी का इतना प्रबल वाङ्मय है, हिंदी वाले लोग हैं। क्योंकि नेट पर हम जब यूरोप में रहते हैं तो आप देखते हैं कि शॉपिंग से लेकर सब कुछ लोग इतनी आसानी से कर रहे थे उस ज़माने में भी, 90s में। तो मुझे था कि हम ऐसा क्यों नहीं करें, मैं कैसे किताबें पढूं, मैं कैसे लिखना शुरू करूं। और फ़ॉन्ट की बाधा तो एक बाधा थी ही, वो भी धीरे से जल्दी से दूर हो गई 2006-07 आते आते तक। कैम्ब्रिज में हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय परीक्षक के तौर पर कार्यरत कविता वाचक नवी का मानना है कि इंटरनेट की वजह से विश्व सिमटा है। विदेशी भाषा का साहित्य पढ़ना आसान हुआ है। जिसे लिखने का शौक है वह सोशल साइट्स पर लिख रहा है, जिसे देश विदेश के लोग पढ़ रहे हैं। मेरा असल में सोशल लिंग्विस्टिक्स की बैकग्राउंड रही है मेरी, तो ये लगभग, और मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी की इंटरनेशनल एग्ज़ामिनर हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें आप जैसी देखते हैं कि मैं थोड़ा एक दूसरी तरह का उदाहरण दूंगी कि हिंदी में उल्था करने की प्रवृत्ति आजकल इतनी प्रबल हो गई है कि साहित्य में लोग जो मूल विचार है अपना नहीं होता और इधर से उधर उठाते हैं, उधर से उधर करते हैं। और क्योंकि मैं सोशल लिंग्विस्टिक्स और इनसे जुड़ी हुई थी, तो भाषा विज्ञान का एक दिलीप जी जैसे व्यक्ति के साथ मैंने भाषा विज्ञान पर काम किया, तो एक अलग ही उसका प्रभाव और विशेषता थी कि आप चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं। भारत में क्या भाषाओं की स्थिति होनी चाहिए। तो जब ये साहित्य आपके पास आता है, जैसे विदेशी साहित्य हिंदी में आ रहा है, विदेशों में जो पहले विद्यार्थी पढ़ने जाते थे वो केवल उनका लक्ष्य होता था कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के फैकल्टी में यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे। अब उसके सारे लक्ष्य बदल गए हैं।
क्योंकि अब उनके पास उतनी सीमित संभावनाएं नहीं रहीं। अनुवाद की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अब जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भारतीय साहित्य को, और जो भारत में बैठा हुआ व्यक्ति है वो विदेशी साहित्य के बहुत निकट आ गया है। विदेशी भाषा का साहित्य पढ़ना अब आसान हुआ है। लिप्यांतरण की सुविधा ने ज्यादातर भाषा में पढ़ना आसान बना दिया है। हालांकि अनुवाद की तकनीक से कविता जी संतुष्ट नहीं। उनका मानना है कि अनुवाद की तकनीक को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। एक तो वो इस तरह से आया था कि आप ब्लॉग हिंदी में लिख रहे हैं, उसको तेलुगु वाला उसका लिप्यांतर करके पढ़ सकता है उसको, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनको पूरा मंच नहीं मिलता, क्योंकि इनका उस विषय में विशेषज्ञता, जिसे कहना चाहिए ऑफिशियली, ये उस बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं। ये तो स्वयं सेवक हैं, काम कर रहे हैं अपनी इच्छा से। और जिनके पास थ्योरी है उनके पास प्रैक्टिकल नहीं था। हिंदी के इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर और इन सारी तकनीकियों से बिल्कुल दूर रखते हैं और अभी भी उनको टेबू समझते हैं कई चीज़ों को। और जो करने वाले लोग हैं उनके पास दुर्भाग्य से उस विषय की विशेषज्ञता, यानी एकेडमिक, जिसे यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगी हुई नहीं है। मेरे साथ ये थोड़ा लाभ रहा कि मैं उस बैकग्राउंड की भी थी और मैंने ये भी सीखा, क्योंकि जो कठिनाइयाँ मुझे आई तो मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को किस तरह के, इनको हिंदी में एक तरह से लाया जाए, कि किस तरह से गूगल ने ट्रांसलेशन के टूल्स बनाए हैं, फेसबुक ने अपने टूल्स डेवलप किए हैं और कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो मैंने इस पर एक अच्छा शोध कार्य जैसा मेरा है, जिसे विश्व हिंदी सचिवालय वगैरह ने अच्छी तरह से दिया और कई पुस्तकों में और लगा। तो वो मूलतः ये है ताकि लोग उनका एक सकारात्मक उपयोग करना सीखें। और जो हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला वर्ग है, जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठा है, जो ये समझता है कि नहीं नहीं ये तो हल्के लोगों की चीज़ें आई, तो साहित्य, क्योंकि वो हिंदी को साहित्य से आगे देख ही नहीं पाते हैं। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वो भाषा वालों को भी हिंदी वाला नहीं मानते हैं। तो मुझे था कि एक ये चीज़ आने से इनकी बाधा टूटेगी। और फिर बाद में अच्छा भी हुआ, कुछ सीनियर लोग भी इसमें आए हिंदी लिखने के लिए, कंप्यूटर पर जुड़े। लेकिन अभी भी एक माहौल इस तरह का है कि जो अगर कंप्यूटर पर आप प्रयोग कर रहे हैं तो यानी आप थोड़े दोयम दर्जे के व्यक्ति हैं। ये तो आम आदमी के लिए, हम तो बहुत विद्वान हैं, हम ये सब नहीं स्वयं करते हैं। तो उस दीवार को तोड़ने की एक थोड़ी सी कोशिश थी कि अनुवाद की टेक्नोलॉजी से लोग वाकिफ़ हों, लोगों को पता चले कि हाँ कितनी तरह के काम हो रहे हैं हिंदी में। और इस तरह दूसरे विषयों पर भी काम किया, इसलिए उनमें से अनुवाद टेक्नोलॉजी वाला भी है। विदेशों में छात्रों को हिंदी भाषा में बोलने, पढ़ने तथा लिखने के योग्य बनाना, उन्हें भारतीय संस्कृति तथा वैदिक धरोहर से अवगत कराना कविता जी का मूल उद्देश्य है। उनका मानना है भाषा प्रेम करने की चीज़ है, गौरव की चीज़ है। आज की पीढ़ी की हिंदी भाषा के प्रति उदासीनता को लेकर वे चिंतित भी नजर आईं। दो चीज़ें मैं बहुत खुले तौर पर आपको बता देना चाहती हूँ। जो पीढ़ी हमारी पीढ़ी तक गई, या हमसे शायद आपकी पीढ़ी तक भी थोड़ी गई होगी, वो थोड़ी सी हिंदी अपने साथ लेकर गई, क्योंकि भारत में उसने हिंदी अच्छे से पढ़ी हुई थी, चाहे माता पिता के कारण या स्कूल कॉलेजेस के कारण। तो उनके पास एक भाषा का संस्कार था और दूसरी थी भाषा पर पकड़, दोनों चीज़ें थी। अब जो नई पीढ़ी वहाँ जा रही है, यदि भारत से वह जाती है, उसके पास भाषा का कोई संस्कार नहीं है, क्योंकि भाषा प्रेम, हमने पूरी तरह भाषा को प्रेम की चीज़ हमने हटा दिया। भाषा प्रेम करने की चीज़ नहीं रही। जैसे राष्ट्रीयता कभी एक राष्ट्रभक्ति, उसे भक्ति से हमने जोड़ा था, भाषा की भी एक तरह की भक्ति और प्रेम था, उसके प्रति एक श्रद्धा थी, ये मातृभाषा का गौरव। अब ऐसा नहीं है। अब भाषा के साथ गौरव की संकल्पना ही हमने ख़त्म कर दी है, भाषा के साथ प्यार की बात ही हमने ख़त्म कर दी है। अब भाषा के साथ रोज़गार जुड़ गया, जो बुरी बात नहीं है भाषा के साथ रोज़गार जुड़ना, लेकिन रोज़गार जुड़ने के साथ साथ भाषा के साथ प्रेम की बात ज़िंदा रहनी चाहिए। क्योंकि यदि उनके पास भाषा का प्रेम बचा है, संस्कार बचा है और भाषा भी बची है। अब आप बच्चे जो भाषाएं पढ़ती हैं, जैसे मेरे पास कॉपियाँ आती हैं जब मैं जांचती हूँ, और चाहे कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन के थ्रू आती हैं, वो तो बहुत ही अजीब किस्म की होती हैं। और मैं यहाँ भी बच्चों की भाषा आकर जब देखती हूँ, उनकी आप एक नोटबुक उठा के देखिए, उनको की और की का अंतर नहीं पता, उन्हें यह और ये का अंतर नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि हिंदी में वो शब्द नहीं होता है, वह और वे होता है। मतलब इतनी बेसिक सी चीज़ें, यहाँ बहुत व्याकरण आपको नहीं पढ़ना है,
उन्हें नहीं पता। तो ऐसी पीढ़ी जब वहाँ जाएगी रोजी रोटी कमाने, वो जब भी कोई विदेश जाता है, वो जिन चीज़ों को छोड़ के जाता है उन चीज़ों से उसका वास्ता बहुत साल तक नहीं रख पाता, वो रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके दैनंदिन जीवन में वो कहीं काम नहीं आती है भाषा। तो ऐसी पीढ़ी के साथ तो भाषा जा ही नहीं रही है। अब नई पीढ़ी तो अपने साथ ना भाषा का संस्कार ला रही है, ना भाषा ला रही है। भाषा की गुणवत्ता तो बहुत ही दूर की बात है। हिंदी की थोड़ी अभी ताकत जिंदा, जैसे यूनेस्को ने जो भाषा क्षरण की बात कर रहा है कि जो भाषाएं मर रही हैं, उसमें उनकी जो सूची है उसमें है कि हिंदी बची रहेगी। लेकिन मुझे आप इसको ऐसा मत सोचिए कि हिंदी भाषा के रूप में बची रहेगी। हिंदी केवल एक बोली भाषी समुदाय की पहचान के रूप में रहेगी। हिंदी भाषा के रूप में बची रहने की स्थिति अच्छी नहीं है। 6 फरवरी 1963 को अमृतसर में जन्मी कविता वाचकनवी हिंदी के साथ ही संस्कृत की भी विदुषी है, जबकि पंजाबी इनकी मातृभाषा है। इसके अलावा वह मराठी, अंग्रेजी और नॉर्वेजियन भाषा की भी जानकार हैं। कम उम्र में ही माता का साया सर से उठ गया था। पिता के संस्कार ने उन्हें साहित्य अनुरागी बनाया। पिताजी मेरे क्योंकि रचनाकार थे, वर्ष 60 के आसपास उन्होंने वीर प्रताप में जो मुख्य हिंदी का अखबार था वीरेंद्र जी के समय, उसमें उनका धारावाहिक उपन्यास चलता था, जिसके लिए लोग खड़े रहते थे, प्रतीक्षा करते थे कि अगली किस्त आएगी। उसमें बलराज जोशी, सुरेंद्र मंथन, मेरे पिताजी और कुछ एक और लोग थे, उनका वो था। तो पिताजी के साथ हमने घर में यशपाल हैं या इस तरह के इन सारे लोगों को घर में पिताजी के साथ, शांता कुमार और ये सब एक समय था जब पिताजी का इनके साथ जुड़ाव था, और हम पर ये संस्कार, हम इनको चाचा जी, किसी को ताऊ जी, किसी को चाचा जी, तो इनकी गोद में हम पले, तो ये संस्कार वहाँ से आया। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ इंग्लिश कंपलसरी थी, और 100 नंबर के जैसे 5 पर्चे होते हैं, तो 500 नंबर में से टोटल मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन मैं अंग्रेजी के पर्चे में, मैं क्लास में नहीं जाती थी, मैं अंग्रेजी का पर्चा नहीं देती थी, तो मैं 4 विषयों के पेपर देती थी, लेकिन आउट ऑफ 500 मुझे मार्क्स मिलते थे, जबकि 100 नंबर का पेपर मैं बिल्कुल नहीं देती थी। पिताजी ने मुझे 6ठी कक्षा में जब मैं आई तब मुझे ABCD पढ़ने की अनुमति दी, तो मैं बिल्कुल, मुझे अंग्रेजी उन्होंने नहीं पढ़ने दी कि नहीं हिंदी। जबकि आज मैं बड़ी होकर सोचती हूँ कि सभी भाषाएं जितनी बच्चे अधिक सीखें, क्योंकि अब तो जो साइकोलॉजी के लोग हैं वो बोलते हैं कि जितनी मल्टीलिंगुअल होना आपको डायमेंशिया और अल्जाइमर से बचाता है, तो जितनी अधिक भाषाएं आए अच्छा है। तो भाषाएं मैं भी 6-8 भाषाएं मैं जानती हूँ, बोलियाँ तो 6-8-10 जानती हूँ। वेद में एक मंत्र आता है, देवस्य पश्य काव्यम, यानी ये पूरी सृष्टि जो है ये ईश्वर का काव्य है, तो इसको देखो। मेरे पिताजी का नाम है इंद्रजीत देव, तो देव वो और मैं उनकी कविता, तो जैसे ईश्वर की कविता ये संसार है, मैं उनकी कविता हूँ। कविता वाचकनवी का लेखन आमतौर पर परिवार, बच्चे एवं स्त्रियों के इर्द गिर्द ही होता है। देश विदेश के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित कविता स्वयं को मूल रूप से कवित्री ही मानती हैं। पहली रचना मुझे याद है जो लिखित रूप में लिखी थी, वो मैं शायद 6ठी या 7वीं में पढ़ती थी, 6ठी में पढ़ती थी शायद, मैंने लिखी थी। उसका शीर्षक था किनारे का पत्थर। तो और बोल बोल कर वाचिक तो मैं दूसरी तीसरी कक्षा में छोटे छोटे गीत बनाती थी। घर में हम बच्चे रामलीला खेलते थे और मैं गे डायलॉग बनाया करती थी रामलीला के। इस तरह से शुरू हुआ था ये सिलसिला। जब छोटी थी तो मैं, क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं संस्कृत माध्यम से पढ़ी हूँ, तो मैं विद्यानिवास मिश्र जी की बहुत फ़ैन हुआ करती थी। जब मैं शास्त्री कर रही थी तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग होता था कि उनके निबंधों को डिकोड करना है। मैं हमेशा ये मानती थी कि जो वो कह रहे हैं, जो वे कह रहे हैं, अर्थ उससे बहुत अलग और भी कुछ है। तो वो पुस्तकें कुछ मेरे पास आज भी रखी हैं जहाँ मैं उनके एक एक वाक्य को डिकोड करने की कोशिश करती थी। मैं ऐसे तो मूलतः कविता करती हूँ, कविताएं ही बहुत अधिक लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास अंश भी लिखे हैं, सामूहिक उपन्यास, एक रिसर्च पेपर भाषा और सामाजिक विषय, संस्कृत, संस्कृति, बच्चे, इन सब पेपर भी बहुत लिखा है। और कविताओं का मुख्य विषय मेरे यही बच्चे होते हैं, स्त्री होती है, रिश्ते और घर परिवार होते हैं। आइए सुनते हैं कविता जी से उनकी कविता मैं चल तो दूं का एक छोटा सा अंश। मैं चल तो दूं, पर उन सबको साथ लेकर चलने की इच्छा का क्या करूं, जिन्हें
चलना नहीं आता। मैं चल तो दूँ, पर उन सब को साथ लेकर चलने की इच्छा का क्या करूं जिन्हें चलना नहीं आता। मैं चल तो दूं, पर अधकटी टांग पर चारपाई का पाया बांधे हम गाम उस लड़के को छोड़ चलना इतना आसान है क्या? या फिर कान में तार फंसाए अबोले निरीह स्पर्शों को ले जाने की अनुमति मिल जाएगी? मैं चल तो दूं, पर बगल में बैठी महिला की गोद का बच्चा मेरी बाह पर सिर टेक बस में अभी अभी सोया है। मैं चल तो दूं, पर झाड़ू की सीकों पर स्वेटर की बुनाई सीखने आती पड़ोस की बच्ची उदास हो जाएगी, और वह ठठरी से कंकाल पर प्याज का छिलका सा चढ़ी देह वाला बूढ़ा गोटी कागज़ के टुकड़े, सिगरेट की चमकीली अधपन्नियाँ बोरे के नीचे दाबे ठिठुराता न चुक जाए कहीं। ब्रेक के बाद केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रभाषा उत्सव एवं राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान पर देखेंगे एक रिपोर्ट। शुक्रवार यानी 16 नवंबर को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसदीय हिंदी परिषद द्वारा राष्ट्रभाषा उत्सव का आयोजन किया गया। चर्चा में खंड के अंतर्गत देखते हैं उस कार्यक्रम पर आधारित यह रिपोर्ट। राष्ट्रभाषा उत्सव की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई। मां शारदे वरदान दे, वरदान दे, वीणा धरे पद्मासने, अमृत भरे कमलासने, वीणा धरे पद्मासने। इसके बाद संतोष खन्ना ने अतिथियों का परिचय दिया। वहीं राज्यसभा के पूर्व सांसद सत्या बहिन ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आज हिंदी की जरूरत पर बल दिया। बहुत सारे देश हैं, इतने शक्तिशाली देश हैं जो दुनिया को भी आंखें दिखाते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, इनकी अपनी भाषाएं हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उन्होंने जो तरक्की की है, उन्होंने अंग्रेजी से नहीं की, अपनी भाषा से की, चाइनी भाषा से की, कोरियाई भाषा से की, अपनी भाषा से की है। तो कोई भी किसी भी देश की भाषा किसी के देश में तरक्की में बाधक नहीं होती, स्पीड ब्रेकर नहीं होती। साथियों, हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी भाषा का सम्मान करना होगा। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के डॉक्टर गुरुचरण सिंह, दिल्ली के ही डॉक्टर प्रत्युष वत्सला, हरियाणा के रमेश चंद्र संभरवाल, अमेरिका की डॉक्टर अनीता कपूर एवं कनाडा की स्नेह ठाकुर को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम के बाद संतोष खन्ना का नाटक सेतु के आर पार, उर्मिल सत्यभूषण की समग्र बाल साहित्य सहित अनेक पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी हमारा स्वाभिमान विषय पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, जिसका विषय प्रवर्तन दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन ने किया। हम सबको ये विचार करना होगा कि जिस देश की हम रोटी खाते हैं, जिस देश का हम नमक खाते हैं, जिस देश के राष्ट्र ध्वज को हम नमन करते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत का सम्मान करते हैं, उस देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान भी हमारा स्वाभिमान है और हम सब का नैतिक धर्म भी है। मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी के बच्चे, हमारे घरों में जो बच्चे हैं, वो हिंदी का वो सम्मान नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। उनसे अपेक्षा होनी चाहिए और हम सब का ये धर्म है कि हम उन्हें बताएं कि वो अन्य कोई भाषा पढ़ें, उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी की कीमत पर अगर हम किसी भी भाषा को अपनाते हैं तो वह हिंदी का और देश का अपमान है। इसलिए पहला धर्म हमारा है कि हम हिंदी को सीखें, हिंदी के प्रति आदर भाव व्यक्त करें, हिंदी में ज्ञानार्जन करें,
हिंदी में नैतिकता का और सम्मान का जो आत्मसात करने का भाव है उसे अपनाएं। अगर यह नहीं है तो सारी शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि अगर हिंदी का सम्मान हम नहीं करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की प्रतिष्ठा कैसे होगी। गोष्ठी के विषय का उद्बोधन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अवनीश कुमार, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा एवं दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रामशरण गौड़ ने किया। जिसको अपनी माँ पर गर्व नहीं होता उसको अपने देश की भाषा पर भी गर्व नहीं होता। पहले हमारी अपनी भाषा हमारे घर में रहती थी, हमारे हृदय में रहती थी। एक समय महात्मा गांधी जी के लिए बहुत आसान था, गुजराती थे, हिंदी भाषा का समर्थन ना करते, लेकिन उनको मालूम था कि यदि इस देश ने, पूरे देश ने कदम से कदम मिलाकर अपनी भाषा को नहीं अपनाया तो ये राष्ट्र सदियों सदियों तक गूंगा रहेगा। इसीलिए भारत धीरे धीरे गूंगा बनता चला गया और अंग्रेज जाते जाते इस देश में एक ऐसा बीज बो गए कि 70 वर्षों के इतिहास में हम जा रहे हैं, लेकिन 70 वर्षों के बाद भी आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना पड़ेगा, आपको संसद में बैठकर राष्ट्रभाषा उत्सव करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंतन हमेशा मातृभाषा में होता है। चिंतन ही उन्नति के अवसर प्रदान करता है। किसी भी परियोजना पर कार्य करने से पूर्व उस पर चिंतन आवश्यक है। मनुष्य की जो चिंतन करने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को हमें भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना होगा, तभी हम विश्व में अग्रिम पंक्ति में अपने आप को खड़ा हुआ देखेंगे। विकास, चिंतन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास हमारी मातृभाषा, जन भाषा से जुड़ा है। हमें अपनी मातृभाषा में पारंगत होने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्य भाषा हो, चाहे भारतीय अथवा विदेशी हो, उनको अपनाना होगा। ज्ञान को अपने राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए, ताकि प्रत्येक भारतीय का जीवन स्तर ऊपर उठ सके, हमें हिंदी में ज्ञान को उपलब्ध कराना होगा। अंग्रेजी पढ़ना पढ़ाना बुरा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का जो व्यवहार है, हमारे बच्चों को संस्कार कैसे देंगे आप जब उनसे हिंदी में बात नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बात नहीं करेंगे, देश को क्या बनाएंगे आप। तो कृपया आप अपने व्यवहार में हिंदी को लाइए और अपने घरों में अपनी बातचीत करते हुए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इन शब्दों को छोड़िए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर सत्यनारायण जटिया। डॉक्टर जटिया स्वयं हिंदी के विद्वान एवं सुप्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने भी हिंदी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया। अंग्रेज गए, अंग्रेजी जाना चाहिए तो जाना चाहिए। हिंदी तो देश की आत्मा है और इस हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए जो आवरण हो गए हैं, ये ऐसे आवरण हो गए हैं कि मुझे लगता है कि इस आवरण को इस जैसा हम कहते हैं ना कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा विपरीत बुद्धि विनाशाय, तो ऐसा आओ जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। अब दीप कहाँ जलाना है कि जहाँ हिंदी को अंग्रेजी ने घेरा है। अब ये तोड़ेगा कौन। अब मैं तो चूंकि संसदीय राजभाषा का और उपाध्यक्ष हूँ और बरसों से इस काम में लगा हूँ, मुझे भी 20 बरस हो गए, 25 बरस हो गए इस काम को करते हुए। अपनी प्रतिभा को बताने के लिए यदि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़े और लोग समझे कि हाँ अंग्रेजी जानता है, तो हर कोई उसको मानता है, हर कोई उसको पहचानता है, पर मैं हिंदी के ऊपर ही अपनी बात को कहता हूँ और कहना मुझे चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ, कोई माने या ना माने। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा के पूर्व महासचिव प्रतिष्ठित संविधानविद पद्म भूषण सुभाष कश्यप ने की। श्रीमती सरोजनी महिषी, जिन्होंने संसदीय हिंदी परिषद की स्थापना की, उनकी स्मृति को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। और उर्मिल जी, सत्या बहन जी और संतोष जी, जो उनकी स्मृति को कायम रखे हैं और हिंदी परिषद के तत्वाधान में हर वर्ष ये केंद्रीय कक्ष में, उस कक्ष में जिसमें भारत के संविधान का निर्माण हुआ, जहां हम लोग बैठे हैं, इसी कक्ष में भारत के संविधान का
निर्माण हुआ था। तो इस कक्ष में हर वर्ष वो एक आयोजन को करती हैं, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। उर्मिल सत्यभूषण के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसदीय हिंदी परिषद द्वारा आयोजित यह राष्ट्रभाषा उत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने किया। हृदय में जो बात आए, होठों पर थिरक जाए, वाणी जो शब्द गढ़े, शब्दों की अर्थ बने वो हिंदी। कबीर की साखी से, तुलसी के चंदन में, मीरा की वीणा से झनकृत जो हो जाए वो हिंदी है। सूरज की किरणों से, सागर की लहरों से, निर्झर झरझर बहते झरनों से बहती जाए वो हिंदी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जन जन की अभिव्यक्ति बन जाए